वो अपने कमरे में सोफे पर नीम दराज आंखें मूंदे लेटा हुआ था। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। हरीम की जुदाई इसे जियत से दो चार कर रही थी। आज पूरा 1 माह हो गया था अनाबिया को घर वापस लूटे और हरीम को अपने घर गए। इस दौरान उसने हरीम से किसी किस्म का राब्ता करने की कोशिश हरगज नहीं की थी। अनाबिया काफी हद तक संभल गई थी। जायश इसका बेहद ख्याल रख रहा था। खुद को जानबूझकर कामों में उलझाने और मसरूफ करने के बावजूद इसका ख्याल एक पल के लिए भी इसके दिल और दिमाग से नहीं निकल पाता था। अब भी वो बस मुसलसल इसी के बारे में सोच रहा था। जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर अनाबिया कमरे में दाखिल हुई। भाई, ऐसे अंधेरा क्यों किया हुआ है? वो परेशान हुई और आगे बढ़कर लाइट ऑन की। जायश जल्दी उसे उठकर सोफे से टेक लगाकर बैठा। आंखों में आने वाली नमी जल्दी से साफ की। अनाबिया जल्दी से इस तक पहुंची, मगर इकलौते भाई की ऐसी हालत देखकर रूह तक तड़प उठी। नमसुर्ख आंखें और बेकरार वजूद। मैं जानती हूँ आपकी हर परेशानी, इस हालत की ज़िम्मेदार मैं हूँ। भाई, आपने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको। वो इसके पास ही सोफे पर बैठकर फूट फूट कर रो दी। जायश बुखलाया। वो जायश की इस हालत का ज़िम्मेदार खुद को समझ रही थी तो बिल्कुल गलत थी। अरे गोरा, बिल्कुल गलत समझ रही हो तुम। मेरा सुकून तो तुम्हारी भाभी ले उड़ी है। मेरा सुकून और नींदें छीन कर नाराज होकर अपने मैके जा बैठी है। वो माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए नम आंखों से मुस्कुराकर बोलता अनाबिया पर हैरतों के पहाड़ तोड़गी। भाभी, मतलब आपने शादी कर ली थी? ओ भाई, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अभी के अभी चली, भाभी को लेकर आते हैं। वो नाराज हैं तो क्या हुआ, मैं उनके पैरों में गिरकर उन्हें मिला लूंगी। अनाबिया बेतहाशा खुश होते इसके गिले में झूल गई तो वो मुस्करा दिया। चलेंगे गुड़िया, मगर अभी नहीं, उसने मुबहम सा कहा। लेकिन क्यों? आखिर हुआ क्या है? मुझे सच सच बताएं भाई। इस मजबूत असाब के मालिक शख्स के यूं शिकस्ता लहजे से अनाबिया को बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। तभी पूछ बैठी, कुछ नहीं गुड़िया, फिर कभी बताऊंगा। अभी नहीं, मुझे अभी जाना है। आप बताते हैं या मैं रफीक काका से पूछूं? अनाबिया ने इसकी बात बीच में काट कर दो टूक लहजा इख्तियार किया तो जायश ने बेबसी से इसकी जानिब देखा, मगर फिर इससे निगाहें चराकर उसे अपने जुल्म की एक एक दास्तान सुनाया गया। अनाबिया फटी फटी निगाहों से इसकी जानिब देखे गए। वो मुझसे खौफ खाती है, नफरत करती है, करनी भी चाहिए। मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया इसके साथ, मगर मैं अब अपने किए का अजाला करना चाहता हूँ। इसीलिए अब वही होगा जो वो और उसके घर वाले चाहेंगे। बात करते करते जायश ने अनाबिया को देखा, मगर उसका सुर्ख बेयकीन चेहरा देख जायश का दिल क्या डूब मेरे, इसीलिए निगाहें चरा गया। गुड़िया, आई हेट यू भाई, आई हेट यू। मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या मैंने आपसे ये कहा था कि आप भी किसी के साथ ऐसा करें? चली, हरीम भाभी तो थी ही सिरे से बेकसूर। अगर आप इस दरिंदे की बहन के साथ भी ऐसा करते तो मैं आपको कभी माफ न करती। आखिर अब मर्द लोग अपनी मर्दांगी का सबूत देते हुए एक दूसरे से इंतकाम क्यों नहीं लेते? इंतकाम बदला लेने के लिए बेकसूर औरतों को ही क्यों अपने मजालिम की भीड़ चढ़ाते? सॉरी गुड़िया। जायश का सर शर्मिंदगी से झुका था। आई हेट यू, वो चलाकर कहते अपने कमरे में चली गई थी। जायश ने अजियत से तड़पते अपना सर थाम लिया। हरीम सुगवार सी अपने कमरे में बंद थी। सलमा बेगम उसके लिए खाने की ट्रे उठाकर उसके कमरे में आई थी। वो आंखों पर बाजू रखे बेड पर नीम दराज थी। सलमा बेगम उसके पास आकर बैठे तो उसने आंखों से बाजू हटाया। खाना खा लो हरीम, उन्होंने इससे कहा। मुझे जहर ला दी मम्मा। ये क्या बकवास है हरीम? सही ही तो है, मैं पूरे खानदान में आपके लिए रुसवाई और बेइज्जती का सबब बन गई हूँ। सब कह रहे हैं कि ये कहाँ मुंह काला करके आई है ना मम्मा? वो कहती बिलक बिलक कर रोए। ऐसा कुछ नहीं है मेरी बच्ची, और अगर है भी तो हमें लोगों के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बच्ची बहुत बहादुर है। बहादुर नहीं हूँ मैं मम्मा, बहुत बुज़दिल हूँ। अगर होती तो इस दरिंदे से खुद को बचा पाती और आप लोगों के लिए रुसवाई का सबब ना बनती। मम्मा, मुझे जहर दे दें। अगर बहादुर होती तो परसों ये पता चलने पर कि इस दरिंदे की औलाद मेरी कोख में पिल रही है, इस वक्त अपनी कोख उजाड़ देती। मम्मा, मैं बहुत बुज़दिल हूँ, वो कहती फिर फूट फूट कर रो दी। उसने खाना भी नहीं खाया और उसकी इसी हालत की टेंशन और शदीद किस्म के डिप्रेशन का असर था कि इसी रात सलमा बेगम का बीपी शूट कर गया। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तब इमाद,
अस्मा और यूसुफ साहब ने इसे बहुत देर तक समझाया कि अगर वो अपनी माँ की जिंदगी चाहती है तो इसमें से बाहर निकलकर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ये सोचे कि कुछ हुआ ही नहीं, और फिर उसने भी ठान लिया कि वो इस मनहूस वक्त को भलाकर अपनों के लिए इसमें से बाहर आएगी। ये वो खून के रिश्ते थे जिन्होंने इस इंतहाई कठिन वक्त में उसका साथ दिया था, इसे पलकों पर बिठाकर सहारा दिया। इसे इस दुनिया में अपनी माँ से बढ़कर कोई भी चीज़ अजीज नहीं थी, अपना वजूद भी नहीं, इसलिए वो सब कुछ भलाकर उनकी जानिब मुतवज्जे हो गई। उनके घर आने से पहले इसने ने सबसे पहले अपना हुलिया दुरुस्त किया था, और अब वो धीरे धीरे से उनके कमरे में उनके बेड पर बैठी उन्हें बाउल में से सूप पिला रही थी। सब वहीं मौजूद थे। अगर आपको ये लगता है कि आप यूं बिस्तर पकड़कर मुझे इस घर के कामकाज पर लगा देंगी तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है मम्मा, क्योंकि मैं आपकी निकम्मी बेटी ही थी, निकम्मी बेटी हूँ और निकम्मी बेटी ही रहूंगी। हरीम ने पहले की तरह क्यूट सा चेहरा बनाते बेनियाजी से कंधे उचकाए। मम्मा आप आराम करें, इस निकम्मी को तो मैं सीधा करूंगा, इमाद ने इसे फिर से छेड़ा। पापा देखें इसको, किसने बोला बीच में टांग उड़ाए। उसने मुंह फुलाया। काम करोगी तो मर नहीं जाओगी। इमाद अब भी बाज ना आया। अरे भाई मेरी गुड़िया को तंग ना करो, अब की बार सलमा ने मुस्कुराकर कहा तो इमाद ने गमगी मुन बनाने की एक्टिंग की। हाय मम्मा आपने भी पार्टी बदल ली है, अच्छा नहीं किया आपने। हाँ तो ठीक है ना, अब तुम्हारी तरफदारी करने को हमारी बहू है ना। जी नहीं, मैं तो पहले ही हरीम की तरफ हूँ। अस्मा ने भी पार्टी बदली तो वो मुन बनाता वाकआउट ही कर गया। सब हंस दिए। सलमा बेगम तो बस हरीम को हंसते हुए देखे गई। कुछ ही देर में इमाद वापस आया तो सबके लिए आइसक्रीम ले आया। खुशगवार माहौल में सबने आइसक्रीम खाई, बल्कि हरीम ने पहले की तरह इमाद से छीन छीन कर उसकी आइसक्रीम भी खाए। सलमा बेगम अपने बच्चों को देख देख मुस्कराती रहे। यही वजह थी कि जब तक उनके आराम करने का वक्त हो अलिफ तब तक उनकी तबीयत काफी हद तक संभल चुकी थी। जायश अभी अभी जमीनों से वापस आया था और आकर लाउंज में बैठा। इम्तियाज इसके लिए भागकर जूस का गिलास लेकर आए, जो कि इसने आहिस्तगी से थाम लिया। 3 माह हो चुके थे उसे पिल तड़पते, मुआफिया मांगते, गुजारिश मिन्ते करते, मगर इस जालिम को इस पर रहम नहीं आया था। वो तकरीबन रोज ही हरीम के घर जाता, इससे मिलने की गुजारिश करता, मगर उसके घर वाले उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर हरीम को बुलाने जाते और उसका इनकार आकर उसे सुना जाते, और वो चुपचाप शराफत से वापस घर लौट आता। हरीम के घर वालों का रवैया इससे बिल्कुल नॉर्मल था। ना वो इस पर गुस्सा करते ना इसको लान तान करते। अब इमाद भी इससे नॉर्मल तरीके से बात करता, मगर हरीम की मर्जी के खिलाफ उसके कमरे में जाने की इजाजत इसे अब भी नहीं थी, तो इसने इसरार भी नहीं किया था। शुरू में हरीम के बाबा और इमाद ने इस पर काफी दबाव डाला कि वो हरीम को छोड़ दे, मगर फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने इस बात पर इसरार करना छोड़ दिया। दूसरी तरफ अनाबिया ने भी 2 माह से इससे कलाम तक न किया था। जायश के अमाल की वजह से इसकी जिंदगी इस पर किस कदर तंग हो गई थी वो सोच भी नहीं सकता था, और अब जब ये सब इस पर गुजर रहा था तो वो बेतहाशा अजियत और तकलीफ में था। सुकून, करार और नींद सब बर्बाद हो चुके थे। जिंदगी बिल्कुल बेरंग और बेमकसद लगने लगी थी। वो अभी बैठा चाय पी रहा था कि रफीक हल्की दस्तक देकर मगर पर जोश सा लाउंज में दाखिल हुआ। सरदार जी अब से जरूरी बात करनी है, उसने दबे दबे जोश में कहा तो जायश ने एक नजर उसके मुस्कुराते सुर्ख चेहरे पर डाले। बोलो रफीक, सुन रहा हूं मैं। सर अल्लाह ताला के घर देर है अंधेर नहीं, अपने अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा था, अल्लाह ताला के इंसाफ को पुकारा था तो देखें क्या इंसाफ किया मेरे अल्लाह पाक ने आपके साथ। इसकी बात पर जायश सीधा होकर बैठ गया। उधर ये बातें सुनकर लाओनिज की जानिब आते हुए अनाबिया के कदम अपनी जगह पर ठिठक कर साकित हुए थे। हुआ क्या है रफीक, बताओ भी आखिर। सरदार जी वो दरिंदा फैजान इसी तरह किसी लड़की को बेहोश करके अपने साथ किसी वीराने में ले गया। लड़की के घर वालों को किसी तरह से इसका अता पता मालूम पड़ गया। खुशकिस्मती से लड़की बच गई, मगर ऐन इसको रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ लिया। फैजान ने बुज़दिलों की तरह मौका से फरार होने की कोशिश की, मगर वो पुलिस की फायरिंग से मौके पर ही तड़प तड़प कर मर गया। रफीक बोलकर खामोश हुआ। अनाबिया की आंखें नम हो गईं, जबकि जायश ने एक सर्द सी सांस खींची। अल्लाह ताला का शुक्र है,
उसने एक और बहन को बर्बाद होने से बचा लिया और वो दरिंदा भी अपने अंजाम को पहुंचा। जायश ने पर सुकून होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। सरदार जी, एक और खुशखबरी है आपके लिए। हाँ बोलो, लेकिन वो खुशखबरी देने के बाद मैं मुबारकी लूंगा अब से, रफीक ने कहा तो जायश ने हैरत से इसे देखा। अब तो उसे और बाहर खड़ी अनाबिया को भी तजस्सुस होने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि रफीक यूं मुबारकी मांग रहा है। ले लेना, अब बोलो। सरदार जी, अब बाबा बनने वाले हैं। सरगर्नी जी उम्मीद से हैं, रफीक ने दांत निकोस कर कहते इसके सर पर बम फोड़ा। क्या? जायश अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अनाबिया भी जैसे हवाओं में उड़ती लाउंज में दाखिल हुई। खबर नहीं बल्कि इस घुटन और हब्स ज़दा हवेली के माहौल में एक खुशगवार हुआ का झोंका चला आया था। जी सरदार जी, ये सच है। बीबी जी को हर महीने जिस डॉक्टरनी के पास मुआयने के लिए लेकर जाया जाता है, इससे तफसील पूछकर आ रहा हूँ, रफीक ने इत्मीनान से कहा। भाई मुझे भाभी से मिलना है, अभी के अभी मुझे उनके पास ले चली, अनाबिया कहती हुई रोही पड़े। जायश ने इसे सीने से लगाया। रफीक हमारी उधर जाने की तैयारी करो, मतलब मिठाइयाँ और फल वगैरह ले आओ, जायश ने कहा तो मुस्कुराते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। अब अनाबिया थी और उसकी अपने भतीजे भतीजी को लेकर बातें जो कि खत्म नहीं हो रही थी। जायश ने एक तवील सांस खारिज की कि इतने दिनों बाद उसे ये खुशी का पल नसीब हुआ था, मगर ये कहाँ मालूम था कि अभी इश्क के और इम्तिहान बाकी हैं। शाम का वक्त था। यूसुफ और इमाद साहब अपनी अपनी जाब से अभी अभी वापस आए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इमाद ने दरवाज़ खोला, मगर सामने का मंजर देखकर होठों पर आई मुस्कान कहीं गायब हो गई और उसकी जगह गहरी संजीदगी ने ले ली। सलाम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जायश ने इजाजत तलब की। वो खामोशी से एक तरफ हो गया। इम्तियाज और रफीक समेत अंदर गार्ड्स दाखिल हुए और छोटा सा सहन मिठाइयों और फलों की टोकरियों से भर दिया। वो बाहर जाते और टोकरियां अंदर लाते गए। जब ये काम कर चुके तो सब गार्ड्स, रफीक और इम्तियाज बाहर चले गए। जायश अनाबिया का हाथ थामे आज बिला जेजे का ड्राइंग रूम में जाने की बजाय इसके साथ अंदर चला आया था। ये सब क्या हो रहा है? आखिर यूसुफ साहब बाहर आए, मगर सहन का मंजर देखकर वो भी खामोश हो गए, जबकि उनके पीछे ही सलमा बेगम अंदर से बाहर चली आईं। अस्सलामु अलैकुम, जायश ने इन दोनों को सलाम किया। ये मेरी बहन है, 2 माह पहले ही कोमा से बाहर आई। जायश को और तो कुछ नहीं सूझा, जल्दी से अनाबिया का तारुफ करवा दिया। यूसुफ साहब और सलमा बेगम ने मासूम सी बच्ची को रहम भरी निगाहों से देखा। अनाबिया खुद ही आगे हुई तो यूसुफ साहब ने बिला जेजे कर उसके सर पर हाथ रख दिया। जीती रहूं, नेक नसीब हूँ, और भला माँ बाप बेटी की पैदाइश होने पर क्यों डरते हैं? वो रातों को उठ उठ कर कुछ ज्यादा तो नहीं खा लेती, इसीलिए उनसे नहीं उनके नसीब से डर लगता है। वो हमें आज खुशखबरी के बारे में पता चला, क्या हम भाभी से मिल सकते हैं? अनाबिया ने इस कदर चाहत और मासूमियत से पूछा कि यूसुफ साहब और ना सलमा बेगम कोई भी इनकार कर ही नहीं पाता, जबकि इमाद एक तरफ खड़ा ये सब देखे गया। मिल लो बेटा, अगर वो मिलना चाहे तो, यूसुफ साहब ने ही उसकी मुश्किल आसान की। उनका कमरा किस तरफ है? अनाबिया ने पूछा तो सलम बेगम ने एक तरफ इशारा कर डाल। जायश आज अंदर आ तो गया था, मगर अब इसके कमरे तक जाने की दीदा दिलेरी दिखाने से जेजे का महसूस कर रहा था, मगर अनाबिया इसका हाथ थामकर उसे इसके कमरे की जानिब खींचती चली गई। इतने दिनों बाद इस दुश्मन जां का दीदार होने वाला था तो दिल पसलियों की बजाय जैसे कानों में धड़कने लगा। अनाबिया हल्की दस्तक देकर खुद शरारत भरे अंदाज में बाहर ही रुक गई। जायश ने मुड़कर उसे देखा तो वो मुस्करा दी। आप अंदर जाएं, भाभी को लेकर बाहर आएं, मैं बाहर मिल लूंगी उनसे, उसने कहा तो जायश ने तशक्कुर आमेज तासुरात से इसे देखा। वो खामोशी से कमरे में दाखिल हो गया। कमरा खाली था, मगर वाशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही, मतलब वो बाथ ले रही थी। वो शावर लेकर बाहर आए, गीले लंबे बाल टावल में लपेट रखे थे और खुद सादा सा ग्रीन कलर का सूट जेब तन कर रखा था। दोपट्टा बेड पर बिखरा पड़ा था। जायश दरवाजे पर खड़ा इसे देखे गया। हरीम की निगाहें अचानक आईने के अक्स पर पड़ी तो वो फटी फटी निगाहें लिए एक झटके से पीछे मुड़ी। उसने तेजी से दोपट्टा उठाकर अपना वजूद ढांपा था, जो उसकी तीखी निगाहों की जद में आकर बुरी तरह झुलसा था। वो खौफजदा हुई थी।
मगर अब किसी किस्म की बुज़दिली दिखाने की बिल्कुल मुतहम्मिल न थी, न उसका ऐसा कोई इरादा था। हिम्मत कैसे की यहाँ आने की, वो चलाई थी। जायश खामोशी से जरा सा आगे बढ़ा। मुआफ़ी मांगने आया था, जायश ने आजिज़ाना लहजा इख्तियार किया। नहीं मिलेगी, वो इंतहाई सर्द लहजे में बोली थी। बेबी की मुबारक देने आया था, उसने तहम्मुल से कहा। नहीं चाहिए, अब भी लज्जा काटदार था। वो इससे 2 कदम के फासले पर आन रुक। हरीम, जायश ने मिन्नत भरे लहजे में पुकारा। जायश अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि अभी इसकी जानिब देखने से गुरेज ही करे, मगर जब इसके मुंह से कुछ नापसंदीदा अल्फाज सुने तो इसने बहुत अचानक सर्द सी निगाहें इसकी जानिब उठाईं। ये अचानक होने वाला अमल था जो जायश से अनजाने में सरजद हुआ। हरीम हसब मामूल उन निगाहों से घबराई और खामोश भी हो गई। अब की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो अब की बार खुद को संभाल कर दोबारा चलाई थी, मगर अब की बार जायश के गुदाज लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट मचल गई। इसने सर नीचे झुकाकर दांतों तले लब दबाया। खुशखबरी का सुनकर मुझे अनाबिया यहाँ लाई, जायश ने नरमी से कहा। वो गुस्से से मुट्ठियां भींच कर उसकी जानिब देखे गए। अनाबिया मेरी बहन और तुम्हारी इकलौती नंद अभी 2 माह पहले ही कोमा से बाहर आई। अच्छी खबर का सुनकर रहा न गया तो हम यहाँ चले आए। मुझे किसी से भी नहीं मिलना, आपके हवाले से तो किसी से कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता मेरा, इसलिए अभी के अभी यहाँ से चले जाएं, अब तो बेहतर होगा। वो अब की बार फिर सर्द तरीन लहजे में बोली थी। ओ हरीम प्लीज मुझे मुआफ कर दो, इस सब में अनाबिया का कोई कसूर नहीं था, प्लीज इससे तो मिल लो। कसूर तो मेरा भी बिल्कुल नहीं था मिस्टर सरदार जायश जहांगीर, मगर मैंने सहा है, इसलिए मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, ना किसी से कोई सरोकार है। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोले।